नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो औद्योगिक दुनिया की भागदौड़ में अक्सर कहीं पीछे छूट जाता है। मेरा मतलब है फैक्ट्रियों और प्लांटों में एनर्जी की बर्बादी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे मुनाफे पर असर डालता है, फिर भी कई बार अनदेखा रह जाता है। हमारी आज की बातचीत के लिए ना हमें कुछ नोट्स मिले। एक दस्तावेज है wastingenergy.pdf नाम से, और ये नोट्स इस छिपी हुई लागत पर और इससे निपटने के जो तरीके हैं उन पर काफ़ी अच्छी रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा काम है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि भाई मशीनें कैसे ज़रूरत से ज़्यादा बिजली या ईंधन खा जाती हैं, और इस बर्बादी को, जैसा कि नोट्स में कहा गया है, कैसे वापस मुनाफे में बदला जाए। शुरुआत में तो लगता है कि हाँ, पुरानी मोटरें हैं, उपकरण हैं जिनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा, या फिर ऐसी प्रक्रियाएं जिन्हें कभी एनर्जी बचाने के हिसाब से देखा ही नहीं गया। ये सब मिलकर चुपचाप लगातार ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। नोट्स में एक बड़ी अच्छी तुलना की गई है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे फैक्ट्री के फर्श पर पैसे बिखरे छोड़ देना। अब भला कौन ऐसा करना चाहेगा? बिल्कुल। और ये फर्श पर बिखरे पैसे वाली जो बात है ना, वो चौंकाने वाली हद तक आम है कई इंडस्ट्रीज में, खासकर जहां प्रोडक्शन का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऊर्जा की खपत को अक्सर एक तय खर्चा मान लिया जाता है। ये नहीं सोचते कि इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। रोजमर्रा के कामकाज में पर यूनिट कॉस्ट पर तो ध्यान जाता है, लेकिन उस यूनिट को बनाने में कितनी एनर्जी लगी और क्या वो कम हो सकती थी, ये सवाल अक्सर पीछे रह जाता है। और यहीं पर असल चोट लगती है, सीधे बॉटम लाइन पर। तो चलिए इसी जड़ तक पहुंचते हैं। ये जो अकुशल मशीनें हैं या प्रक्रियाएं, ये कैसे बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे मुनाफे को कम कर देती हैं? ये चुपचाप मुनाफा कम करने वाले आखिर काम कैसे करते हैं? हाँ, तो इसका असर जब हम आंकड़ों में देखते हैं ना, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नोट्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। एक अकेली, पुरानी और अकुशल मोटर अगर मान लीजिए वो दिन रात चलती है, तो सिर्फ अपनी अक्षमता की वजह से साल में 30,000 रुपए से भी ज्यादा की फालतू बिजली बर्बाद कर सकती है। 30,000 रुपए एक मोटर से? हाँ, एक मोटर से। अब जरा सोचिए, एक ठीक-ठाक साइज के प्लांट में ऐसी सैकड़ों मोटरें, पंप, पंखे, कंप्रेसर हो सकते हैं। अगर उन सब में थोड़ी-थोड़ी भी अक्षमता है, तो ये सालाना बर्बादी आसानी से लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। ये वो लागत है जो बिजली के बिल में छिपी रहती है, जिसे अक्सर कारोबार का सामान्य हिस्सा मान लिया जाता है। लाखों रुपए? अरे, ये तो वाकई गंभीर बात है। ठीक है, तो समस्या तो गहरी लग रही है। फिर इन नोट्स में समाधान क्या बताए गए हैं? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है या छोटे उद्योग भी कुछ कर सकते हैं? नोट्स में एनर्जी ऑडिट से शुरुआत करने की बात है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। ये असल में होता क्या है और कैसे काम करता है? एनर्जी ऑडिट, देखिए, एक तरह से पूरी हेल्थ चेकअप है, लेकिन फैक्ट्री के उपकरणों की एनर्जी खपत के नजरिए से। इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कुल कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, बल्कि ये पता लगाना है कि कहाँ, क्यों और कितनी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। प्रोसेस में आमतौर पर पहले मौजूदा डेटा देखा जाता है, पुराने बिजली बिल, मशीनों की स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्शन के आंकड़े। फिर एक्सपर्ट्स साइट पर जाकर खास उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पावर एनालाइजर लगाकर देखते हैं कि कौन सी मशीन कितनी बिजली ले रही है, क्या वो अपनी क्षमता के हिसाब से सही काम कर रही है या ज्यादा खा रही है। थर्मल इमेजिंग कैमरे से पता लगाते हैं कि कहीं मोटरों, पाइपों या बॉयलर से गर्मी फालतू में लीक तो नहीं हो रही। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर से हवा के छोटे छोटे लीक ढूंढे जाते हैं। अच्छा, मतलब पूरी जासूसी होती है एनर्जी की। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इस सारे डेटा के एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट बनती है जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि ऊर्जा बर्बादी के मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं। और सबसे जरूरी बात, ये रिपोर्ट सुधार के लिए सुझाव भी देती है, साथ में ये अंदाजा भी कि किस सुधार में कितना खर्च आएगा और उससे कितनी बचत होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिलेगा। ये काम या तो बाहर के सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर कर सकते हैं, या अगर कंपनी चाहे तो अपनी मेंटेनेंस टीम को ट्रेनिंग देकर अंदर ही करवा सकती है। तो ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, छोटे उद्योगों के लिए भी उतना ही काम का है। ओके, तो ऑडिट से एक तरह का नक्शा मिल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसके बाद नोट्स में उपकरणों को बेहतर बनाने, मतलब अपग्रेड करने का जिक्र है। इसमें पुरानी मोटरों को IE3 या IE4 मॉडल से बदलने की बात है। ये IE रेटिंग्स क्या होती हैं और क्या ये महंगा सौदा नहीं है, खासकर छोटे उद्योगों के लिए?
या आई रेटिंग्स मोटरों की एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमारे फ्रिज या एसी पर स्टार रेटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसी। I1 सबसे कम कुशल और IE4 या अब तो IE5 भी आ गई हैं, वो सबसे ज्यादा कुशल। एक i4 मोटर वही काम करने के लिए i1 मोटर के मुकाबले काफी कम बिजली लेती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पुरानी ज्यादा पेट्रोल पीने वाली गाड़ी को एक नई ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी से बदल दिया। ठीक है। रहा सवाल लागत का, तो हाँ, नई कुशल मोटरें शुरुआत में महंगी जरूर लगती हैं, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर मामलों में इन मोटरों से होने वाली बिजली की बचत इतनी होती है कि कुछ ही सालों में, कभी-कभी तो 1-1.5 साल में ही उनकी बढ़ी हुई कीमत वसूल हो जाती है। उसके बाद जो भी बचत है वो सीधा मुनाफा है। अच्छा, तो शुरू का खर्चा बाद में बचत से निकल जाता है। ना हो, VFT लगाने से मोटर की स्पीड को ठीक उतनी ही रखा जा सकता है जितनी उस समय जरूरत है। इससे 20% से लेकर 50% तक ऊर्जा बचाई जा सकती है, खासकर उन एप्लीकेशंस में जहां लोड बदलता रहता है। अरे वाह, 50% तक? हाँ, कुछ मामलों में तो हाँ, शुरुआती निवेश है, लेकिन लंबे समय में ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये VFT वाला उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है। यानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो गेम चेंजर हो सकता है। आजकल ये ऑटोमेशन और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बहुत बात होती है। क्या नोट्स में इस बारे में कुछ बताया गया है कि ये ऊर्जा बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, नोट्स IoT बेस्ड सिस्टम्स के बढ़ते महत्व को बताते हैं। सोचिए, आपकी फैक्ट्री की मुख्य मशीनों पर छोटे-छोटे सेंसर लगे हैं जो लगातार उनकी एनर्जी खपत का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसे एक सेंट्रल सिस्टम पर भेज रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर इस डेटा का एनालिसिस करके पैटर्न पकड़ सकता है, जैसे क्या कोई मशीन तब भी पूरी बिजली खींच रही है जब वो खाली चल रही है, क्या किसी मशीन की ऊर्जा खपत अचानक बढ़ गई है जो शायद किसी अंदरूनी खराबी का संकेत हो। अच्छा, मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग। जैसे कि अगर कोई मशीन एक तय समय से ज्यादा देर तक बिना काम के चलती पाई जाती है तो उसे ऑटोमेटिकली बंद कर देना। इसे ही स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं, अंदाजों पर नहीं बल्कि असली डेटा के आधार पर फैसले लेना। इससे न सिर्फ ऊर्जा बचती है बल्कि मशीनों की सेहत पर भी बेहतर नजर रहती है। उदाहरण के लिए किसी प्लांट के कूलिंग सिस्टम को बाहर के तापमान और मशीनों के लोड के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ताकि वो जरूरत से ज्यादा ना चले। ये तो हुई बड़ी तकनीकी बातें, लेकिन क्या नोट्स में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों का भी जिक्र है जिन पर शायद हमारा ध्यान ना जाता हो पर जिनका असर बड़ा हो सकता है? बिल्कुल। और यहीं पर चीजें और भी रोचक हो जाती हैं। नोट्स एक बहुत ही आम समस्या पर ध्यान दिलाते हैं, कंप्रेस्ड एयर लीक्स यानी हवा का रिसाव। फैक्ट्रियों में कई कामों के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल होता है और इसे बनाने में काफी ऊर्जा लगती है। नोट्स में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर 7 बार यानी लगभग 100 PSI के दबाव वाले सिस्टम में सिर्फ 1 मिलीमीटर यानी सुई की नोक जितना बारीक लीक भी हो तो वो एक साल में लगभग 50,000 रुपए की बिजली बर्बाद कर सकता है। 1 मिलीमीटर लीक और 50,000 रुपए सालाना? ये तो मतलब यकीन नहीं होता। हाँ, क्योंकि हवा को कंप्रेस करने की प्रक्रिया अपने आप में ही बहुत एनर्जी इंटेंसिव होती है। ज्यादातर ऊर्जा गर्मी के रूप में वेस्ट हो जाती है। इसलिए जो हवा लीक हो रही है उसे बनाने में लगी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। और ये लीक अक्सर पाइप के जोड़ों में, वाल्व में या पुराने होज में होते हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता। इन्हें ढूंढने के लिए आजकल अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर आते हैं जो हवा के रिसाव की आवाज को पकड़ लेते हैं। लीक ढूंढना और उन्हें ठीक करना शायद सबसे जल्दी रिटर्न देने वाले कामों में से एक है। नोट्स इसे लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, मतलब आसानी से मिलने वाला फल। अच्छा, तो ये तो तुरंत करना चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ एयर लीक ही नहीं, नोट्स दूसरी छोटी चीजों पर भी इशारा करते हैं, जैसे गर्म पानी या स्टीम ले जाने वाले पाइप अगर ठीक से इंसुलेटेड नहीं है तो उनसे लगातार गर्मी निकलती रहती है, जिसे बनाए रखने के लिए बॉयलर को ज्यादा काम करना पड़ता है। पुरानी तरह की लाइटिंग की जगह LED लगाने से भी काफी बिजली बचती है। स्टीम ट्रैप्स जो स्टीम सिस्टम में पानी को निकालते हैं, अगर खराब हो जाए तो उनसे लाइव स्टीम लीक होती रहती है जो बहुत महंगी पड़ती है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती है। ये तो सचमुच आंखें खोलने वाला है। अब रख रखाव की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि मशीनों का मेंटेनेंस जरूरी है ताकि वे चलती रहें, लेकिन नोट्स
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब पूर्वानुमानित रख रखाव की बात करते हैं और उसे सीधे एनर्जी बचत से जोड़ते हैं। ये कैसे काम करता है? रख रखाव का ऊर्जा बचाने से क्या सीधा कनेक्शन है? आमतौर पे मेंटेनेंस दो तरह का होता है। या तो जब मशीन खराब हो जाए तब उसे ठीक करना, जिसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं, या फिर एक तय समय पर नियमित मेंटेनेंस करना, जिसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इससे एक कदम आगे है। इसमें हम मशीन के खराब होने का इंतजार नहीं करते और ना ही सिर्फ कैलेंडर देखकर मेंटेनेंस करते हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीन की सेहत पर लगातार नजर रखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि उसमें कब कोई दिक्कत आ सकती है। अच्छा, मतलब पहले से पता चल जाता है। हाँ, कुछ हद तक। इसके लिए कई तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। जैसा नोट्स में जिक्र है, वाइब्रेशन एनालिसिस से मशीन के चलने में असामान्य कंपन को पकड़ा जाता है, जो बेयरिंग या गियर में खराबी का शुरुआती संकेत हो सकता है। थर्मल इमेजिंग से पता चलता है कि कहीं कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, जो खराब कनेक्शन या घिसाव की निशानी हो सकती है। ऑयल एनालिसिस से पता चलता है कि मशीन के अंदरूनी पुर्जे घिस तो नहीं रहे। ठीक है, लेकिन इसका एनर्जी बचत से क्या लेना देना? बहुत सीधा संबंध है। देखिए, जब मशीन के पुर्जे घिसने लगते हैं या लुब्रिकेशन सही नहीं होता या अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो मशीन को वही काम करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और ज़्यादा जोर का मतलब है ज़्यादा एनर्जी की खपत। एक जाम होता हुआ बेयरिंग या एक गलत तरीके से कसा हुआ बेल्ट मोटर पर फालतू का लोड डालता है, जिससे वो ज़्यादा बिजली खींचती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन समस्याओं को शुरुआत में ही पकड़कर ठीक कर देता है, जिससे मशीन हमेशा अपनी सबसे अच्छी यानी सबसे कुशल स्थिति में चलती है। तो अच्छा रख रखाव सिर्फ डाउन टाइम कम नहीं करता, वो सीधे सीधे आपका बिजली का बिल भी कम करता है। वाह, तो मेंटेनेंस सिर्फ मशीन की उम्र बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे किफ़ायती चलाने के लिए भी ज़रूरी है। ये एक अहम बात है। हमने समस्या समझ ली, समाधानों पर विस्तार से बात की। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन सब उपायों को अपनाने से कंपनियों को कुल मिलाकर क्या फ़ायदे होते हैं? नोट्स में बिजनेस बेनिफिट्स का जिक्र है। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा तो जाहिर है, लागत में कमी। नोट्स का अंदाजा है कि अगर कोई कंपनी इन एनर्जी एफिशिएंसी उपायों को ठीक से लागू करती है, तो वो अपने सालाना ऊर्जा बिल में औसतन 10% से 30% तक की कटौती कर सकती है। 10 से 30%? हाँ जी। सोचिए, अगर किसी का सालाना ऊर्जा बिल करोड़ों में है, तो ये बचत कितनी बड़ी हो सकती है। ये वही फर्श पर पड़ा पैसा है जिसे उठाकर जेब में वापस रखा जा सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे बचाने के अलावा क्या नोट्स में और भी फायदों का जिक्र है? हाँ, और ये फायदे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर आज के दौर में। दूसरा बड़ा फायदा है पर्यावरण से जुड़ा। कम ऊर्जा खपत का सीधा मतलब है कम कार्बन उत्सर्जन। इससे कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। आजकल निवेशक, ग्राहक और सरकारें भी कंपनियों के ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रदर्शन पर बहुत ध्यान दे रही हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार करके कंपनियां अपना ESG स्कोर बेहतर कर सकती हैं, जिससे उनकी ब्रांड इमेज मजबूत होती है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। ये ESG आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, और तीसरा फायदा है बेहतर कामकाज। जैसा हमने प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बात की, जो मशीनें कुशलता से चलती हैं, उन पर दबाव कम पड़ता है, जिससे उनका जीवन काल बढ़ता है और उनके अचानक खराब होने की संभावना कम हो जाती है। इसका मतलब है कम डाउन टाइम यानी प्रोडक्शन में कम रुकावट और मरम्मत पर भी कम खर्च। और क्या इसमें सरकार की तरफ से भी कोई मदद या प्रोत्साहन मिलता है? नोट्स में सरकारी पहलू का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि भारत सरकार खास तौर पे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के जरिए उद्योगों को एनर्जी एफिशिएंट बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। BEE न केवल स्टैंडर्ड तय करता है और जागरूकता फैलाता है, बल्कि कई योजनाएं भी चलाता है जिनके तहत एनर्जी ऑडिट करवाने या कुशल उपकरण लगाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प या सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा जो उद्योग ऊर्जा बचत में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें मान्यता और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ नियमों का पालन करने की बात नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखने की बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ऊर्जा दक्षता के प्रति गंभीर प्रयास कंपनी को स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में एक जिम्मेदार और लीडर के तौर पर स्थापित करने में मदद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकारी मदद भी उपलब्ध है।
और इसी से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी नोट्स में दिया गया है। क्या आप जानते हैं? हाँ, ये बीईई से ही जुड़ा है। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि बीईई द्वारा दी जाने वाली मान्यता या सर्टिफिकेशन सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं है। कंपनियां इसे अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इस्तेमाल कर सकती हैं। आज के ज़माने में जब ग्राहक और पार्टनर्स पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तब ये दिखाना कि आपकी कंपनी ऊर्जा बचाने के लिए कमिटेड है और उसे इसके लिए सरकारी मान्यता मिली है, एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। तो एफिशिएंसी के प्रयास सीधे सीधे बाजार में आपकी साख बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद अगर कोई उद्योगपति या मैनेजर तुरंत कुछ ठोस कदम उठाना चाहें, तो उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? नोट्स में कुछ प्रैक्टिकल, तुरंत किए जा सकने वाले कामों का सुझाव दिया गया है। हाँ, नोट्स कुछ बहुत ही व्यवहारिक और ज़मीनी एक्शन स्टेप्स सुझाते हैं, जिन्हें शायद इसी हफ्ते से शुरू किया जा सकता है। 1. सबसे पहले अंदाज़ा लगाइए या डेटा देखिए कि आपकी फैक्ट्री में कौन सी 5 मशीनें या प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा ऊर्जा खाती हैं। अक्सर 80% ऊर्जा खपत 20% उपकरणों से ही होती है, उन पर फोकस करें। 2. उनकी बेसिक एफिशिएंसी की जांच करें। क्या मशीन की नेम प्लेट पर लिखी क्षमता और असल में वो जितना लोड ले रही है, उसमें बड़ा अंतर है? क्या मशीन चलते हुए अजीब आवाज़ या गर्मी पैदा कर रही है? 3. अगर मुमकिन हो तो मुख्य मशीनों या पूरे प्लांट की रोज की बिजली खपत को ट्रैक करना शुरू करें। इससे आपको पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और पता चलेगा कि कब खपत अचानक बढ़ती या घटती है। 4. सबसे ज़रूरी और तुरंत करने वाला काम, कंप्रेस्ड एयर लीक्स को ढूंढें और ठीक करें। ज़रा ध्यान से सुनें, क्या कहीं हवा रिसने की आवाज़ आ रही है? सुरक्षित हो तो साबुन के पानी का घोल लगाकर देख सकते हैं। साथ ही मशीनों के ज़रूरी बेरिंग्स को लुब्रिकेट करें और पक्का करें कि उनकी सेटिंग सही है। 5. और आखिर में, इस महीने के बिजली बिल की तुलना पिछले महीने या पिछले साल के इसी महीने के बिल से करें, खासकर अगर आपने बीच में कोई सुधार किया है। देखें कि क्या कोई फर्क नजर आता है। ठीक है, ये तो काफी करने लायक कदम लग रहे हैं। हाँ, ये छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन ये जागरूकता बढ़ाने और ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। अक्सर एयर लीक ठीक करने और बुनियादी रखरखाव करने जैसे काम बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं और आगे बड़े सुधारों के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने जो नोट्स देखे और उन पे जो चर्चा की, उससे साफ है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की बर्बादी एक बड़ी और आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना फर्श पर पड़े पैसे को अनदेखा करने जैसा है। अच्छी बात यह है कि एनर्जी ऑडिट, सही उपकरणों का चुनाव, स्मार्ट ऑटोमेशन, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान, जैसे वो लीक वाली बात, और बेहतर रखरखाव जैसे ठोस उपायों से इसे न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि फायदे में बदला जा सकता है। बिल्कुल, और इसके फायदे कई हैं। सीधे तौर पर लागत में भारी कमी, पर्यावरण की देखभाल और कार्बन फुटप्रिंट में कटौती, साथ ही बेहतर और ज़्यादा भरोसेमंद ऑपरेशंस। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि नोट्स बार बार इशारा करते हैं, इस सफ़र में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता, यह समझना कि हाँ, समस्या मौजूद है और इसे हल किया जा सकता है। सही कहा। और अब हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। नोट्स ने हमें फैक्ट्री के फर्श पर ऊर्जा की बर्बादी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। जरा बड़े नजरिए से सोचिए, हमारे रोजमर्रा के कामकाज में, चाहे वो ऑफिस हो, लॉजिस्टिक्स हो या पूरी सप्लाई चेन हो, और कहां-कहां ऐसी ही छिपी हुई अक्षमताएं हो सकती हैं जो चुपचाप हमारा समय, संसाधन या पैसा बर्बाद कर रही हों और बस इस इंतजार में हो कि कोई उन्हें पहचाने। अपने अपने क्षेत्र में इन अदृश्य लागतों को कैसे पहचाना और सुधारा जा सकता है, यह सोचने वाली बात है।